हेलो हाय एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड द 3 डिजिट नेचुरल नंबर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या आंसर है इसका बताइए आप लोग जल्दी से फटाफट। देखिए, सभी एवरेज बताना है। अब एक बात सुनो, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझना चीजों को। एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं कहूँ एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो देखो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, और इस तरीके से कहीं तक भी जा सकता है ये, है ना, इनफाइनाइट तक, लेकिन हमें एन तक जाना है। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी रहने वाली है? एन। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एन है यहाँ पर। तो इसका जो एवरेज होता है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है, क्योंकि हर एक डिजिट में एक एक का डिफरेंस है, यानी हर एक नंबर में एक एक का डिफरेंस है। जहां पर सेम डिफरेंस होता है उसका जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 1, लास्ट डिजिट है यहाँ पर n, डिवाइड बाय 2। सिंपल, ये था। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको क्या बताना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। ऑल 1 डिजिट नंबर लेने, मतलब 1 2 3 4 5, इस तरीके से 7 8 9, 2 डिजिट भी लेने हैं, समझ रहे हो आप, इस तरीके से। और फिर इसके बाद 3 डिजिट भी लेने हैं, मतलब 99 100 101, और इस तरीके से लास्ट में 999, मतलब 1 डिजिट नंबर भी लेने हैं सारे, 2 डिजिट भी लेने हैं और 3 डिजिट नंबर भी लेने हैं। तो ये हो गए, मतलब ये क्या हो गया? फर्स्ट 999 नेचुरल नंबर हो गए या नहीं हो गए? फर्स्ट 999 नेचुरल नंबर हुए ना? बिल्कुल हुए। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, एवरेज बहुत आसान हो गया अब तो, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा? 500, मतलब बी ऑप्शन इसका है। क्लियर है ये बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? मतलब ये हो जाएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम या डिविजिबिलिटी रूल से, तो वही क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? 7 अंकों की संख्या है, 88 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का मान बताना है। देखो, 88 का कोई डायरेक्ट रूल होता नहीं है, हम लोग जानते हैं। 88 को लिखते हैं हम लोग 8 इंटू 11, तो 88 में 8 का भी रूल लगता है, 11 का भी रूल लगता है। 8 का रूल लगता है, मतलब 8 के लिए हम लोग बात करते हैं लास्ट 3 डिजिट। 8 का रूल क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट होता है या नहीं होता है? तो अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगी तो इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब लास्ट 3 डिजिट यहाँ पर ये रही, ठीक है, y68। अब ये नंबर 8 से कब डिविजिबल हो सकता है? अगर y की जगह क्या हो जाए? 1 हो जाए, आप देख लो चाहे। अगर y की जगह 1 होगा तो 168 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल है पूरा पूरा, किससे? 8 से। आप देख लो 168 8 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है? तो y इक्वस टू तो 1 आ गया यहाँ पर, क्योंकि y हमेशा एक डिजिट है, एक अंक है, सिंगल डिजिट नंबर होगा। तो ये जो होगा 0 1 2 3 इस तरीके से 9, मतलब 0 और 9 के बीच में ही हो सकता है, इससे ज़्यादा या कम तो नहीं हो सकता, इतना तो हम लोग जानते हैं। और अगर इतना हम लोग जानते हैं तो भाई यही होगा आंसर, यहाँ पर मतलब 1 आएगा, है ना? क्लियर है ये बात? चलिए, वेरी गुड। अब इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि 88 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल होगा तो y की जगह 1 आ गया। अब नंबर हमारा बन गया 78 x 1168, ये बन गया। अब ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऑल्टरनेटिवली चेक करो मुझे, अगर डिवाइड करना चाहते हो। मतलब कैसे? 7 प्लस एक्स प्लस 1 8, और प्लस 8 16, तो 16 प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ऑल्टरनेट ऐड करो, 8 प्लस 1 9 9, और ये कितना हुआ? 15। ठीक है, अब देखो, जो ये आता है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, या तो वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। वैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 16 में से 15 गया 1, 1 प्लस एक्स, 1 में कुछ भी जोड़ेंगे वो 0 तो हो नहीं सकता, तो 11 होगा। देखो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड करो, दोनों का डिफरेंस जो है या तो वो 0 होना चाहिए, या 11 या 22, मतलब 11 का कोई भी मल्टीपल। 1 में कुछ भी जोड़ेंगे, क्योंकि x एक हमारा नेचुरल नंबर है,
सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर होता है क्योंकि x यहाँ पर एक अंक है, डिजिट है। तो अगर हम 1 में कोई भी नेचुरल नंबर जोड़ेंगे वो 0 तो आएगा नहीं, तो 11 होना चाहिए। तो x की जगह कितना आ गया यहाँ पर, 10 आ गया। इसने हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 11। तो x प्लस वाई यहाँ पर कितना था, 11 था। क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए। देखो 11 का रूल आपको पता है, 11 का रूल मतलब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है ए बी सी डी ई एफ, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट को उठाना शुरू करते हैं और उन्हें ऐड करते हैं, ए प्लस सी प्लस ई, यहाँ पर बी डी एफ, ऑल्टरनेट को बी प्लस डी प्लस एफ। अगर इनका समाया x और इनका समाया y, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो वो 0 होना चाहिए या वो 11 या 22, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, मान लो अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था जैसा अभी बात हुई, अगर कुछ भी ऐसा देखो, अगर आप 3 प्लस ए टाइप करके हैं तो ये 0 नहीं हो सकता, 11 होगा। मान लो कहीं पर 13 प्लस ए टाइप करके आया तो ये ना 0 हो सकता ना 11 हो सकता, क्योंकि 13 से अगला नंबर फिर जो 11 से कटेगा वो 22 होता है। तो मतलब अगर इस तरह की बात आती है तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर माइनस में होता, मान लो अगर 3 माइनस ए होता, तब ये 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर ए अगर सिंगल डिजिट है तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर लेंगे। देखो है क्या, द वैल्यू ऑफ दिस, इतना ये सम है और ये पूछा गया है। देखो दोस्तों होता क्या है, एक एग्जांपल समझो, अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 किया जाए तो ये 9 आएगा। ठीक है, अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस या इतना ही किया जाए तो ये 16 आएगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये 25 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर अगर फर्स्ट 3 ओड नंबर है तो इनका सम कितना आया, 3 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर फर्स्ट 4 ओड नंबर है, फर्स्ट 4 ओड नंबर है तो आंसर क्या आया, 4 का स्क्वायर, अगर मैं सम की बात कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट 5 ओड नंबर है तो कितना आया, 5 का स्क्वायर। अगर सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। ये हम इसे कह सकते हैं एन इंटू एन, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दो राय है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। दूसरी बात, कोई भी ओड नंबर किस फॉर्म में होता है आप देख लेना, 2n-1 या 2n+1 की फॉर्म में होता है। तो अगर फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, n बराबर अगर 1 रखा जाए तो 2 में से 1 गया तो 1, n बराबर अगर 2 रखा जाए तो 4 में से 1 गया तो 3, n बराबर अगर 3 हो तो 6 में से 1 गया तो 5। यही सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी। तो अब आप एक बात को समझ गए हो कि 1 + 3 + 5 + 7 2n-1, ये तो हमें ये फॉर्म दी गई है, जो nthवां नंबर होगा ना वो इस तरीके से ही होगा। बात समझ में आती है। तो इसका जो सम होगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। सम कितना होगा, n स्क्वायर, जो कि ये रहा। कई लोग गलती से इसे क्या ले लेंगे, यही 2n-1 का ही होल स्क्वायर कर देंगे, जो कि एकदम से गलत आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, सही, डी आंसर सही है। बताइए समझ में आती है बात या नहीं आती है, क्लियर है। दूसरा, आप लोग एक बात और जानते हो कि एक तरीके से एपी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इसका जो सम होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है वो होता है n/2। अगर आप लोग और थोड़ा डीप में जाना चाहे, 2a + n-1 इंटू डी। ए होती है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो n/2 2a, a तो कितना है मेरे पास, एक ही है, तो यहाँ पे तो मतलब क्या आ जाएगा बताइएगा, अगर ये 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। n-1 इंटू डी, अब n-1 अगर देखा जाए यहाँ पर, और अगर d की वैल्यू तो 2 है तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n-2 हो जाएगा, तो ये भी कट हो गया। तो एक तरीके से क्या हुआ, n/2 इंटू 2n, यही हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर ही आएगा। समझ रहे हो। तो है बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर लेंगे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, ये बेसिकली सर्ट्स और इंडेसिस का क्वेश्चन है, बिल्कुल आता है आपके एग्जाम में, पहले भी देखा गया है, आगे भी देखा जा सकता है। तो ये है एबीसी अगर पॉजिटिव रियल नंबर है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी जो वैल्यू आई होगी आपकी वो आई होगी आपकी 1, या यही आएगी अगर आप करेंगे तो। करना जरा, मतलब किसी एक पेपर में तो पूछा गया ये क्वेश्चन। देखो मुझे ये पता है कि अगर कहीं पर मेरा ए की पावर -1 इंटू बी है तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, ए की पावर -1 का, देखो किसी की भी पावर -1 हो इसका मतलब 1/a हो जाएगा। अगर 2 की पावर -1 है तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। तो ए की पावर -1 है तो इसका मतलब 1/a हो जाएगा, या b/a लिख सकते हैं इसे, इस चीज को b/a लिख सकते हैं, इनटू इसे c/b लिख सकते हैं, इनटू इसे a/c लिख सकते हैं। अंडर रूट है, मल्टीप्लीकेशन है तो पूरे का अंडर रूट लिख सकते हैं। मतलब आप लोगों को ये पता होगा कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, यही होता है नहीं होता है। आप यहाँ से देखो सी से सी कट हुआ, बी से बी, ए से ए, तो कितना हो गया 1 हो गया। अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर है, क्वेश्चन आसान था। ठीक है, एक और आसान से क्वेश्चन की, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो एक आधा क्वेश्चन आसान भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसे सरल में लिखना है, मतलब सिंप्लीफाई करके लिखना है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी, इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है 0.0068। ठीक है, इसे हमें लिखना है सिंप्लीफाई करके। तो देखो जाहिर सी बात है, आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या है 68 है, तो 68 किस प्राइम नंबर से पूरा पूरा कट होता है, 17 से कट होता है। तो जाहिर सी बात है ऊपर 17 तो आएगा ही आएगा, मतलब ये और ये आंसर तो है नहीं। अब नीचे देखते हैं क्या आना है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। 4 डिजिट पहले यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, तो नीचे 4 जीरो आ जाएगी। और अगर मैं 4 से कट करूँगा तो ये 17/2500 आ जाएगा। तो यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया था, बी ऑप्शन, ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया है ना। और इतना आसान आता भी अगर आप देखेंगे। अब देखो सेट की बात करते हैं, ठीक है, सेट थ्योरी की बात करते हैं। देखो इसमें दिया गया इफ द यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया, ए दिया, ए सी पूछा गया है आपसे। देखो होता क्या है कि ए सी, ए बार, ये सब क्या होता है कि जो यूनिवर्सल सेट दिया गया है आपको, इसमें से आप जो आपका सबसेट है उसे माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको ए सी या ए बार या ए डैश ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल अब माइनस कैसे करते हैं, पहली बात तो ये है कि देखो जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, ये तो हटा दो। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, जो एलिमेंट जो है ए में अगर उसे निकाल दिया जाए तो जो बचेंगे वो आ जाएंगे। जैसे 3 और 4 भी है तो 3 और 4 भी है, इन्हें हटा दो। तो अब क्या रह जाएगा यहाँ पर एलिमेंट 5, 6, 7 और 8। अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये किस में है, ए ऑप्शन। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, बस आपको पता होना चाहिए कि माइनस कैसे किया जाता है ना, किस तरीके से माइनस किया जाता है। माइनस करने में क्या होता है कि जो आपके यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं और उसमें अगर आपके पास एक सबसेट है ए, इसके एलिमेंट अगर आप हटा दोगे तो ए सी या ए डैश आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट डिस्क्राइब द सेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है, of t-shirt in 6 of their outlets P, Q, R, S, T and U. The total sales in which two given outlets exceeds the sales in the product S. Okay, in the outlet S ये पूछा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि भाई ऐसा है कि आपको ये दिया गया है बहुत पी क्यू आर एस टी यू की जो परसेंटेज में सेल दी गई है, और इसे ये पूछा है कि किन दो की मिलके एस से ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर एस की बात करें तो एस का कितना है 26 है, एस का कितना है ये 26% है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या पी और यू मिलकर इससे एक्सीड करेगा, पी और यू, तो ये तो दोनों तो बराबर 26 ही बन रहे हैं, तो एक्सीड तो नहीं कर रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। आर एंड यू, आर कहाँ पे गया 18 एंड 12, तो ये आपका 30 हो जाएगा जो कि इसे एक्सीड कर रहा है, क्योंकि यही 30% बना रहा है जो कि 20% से ज़्यादा है। तो इसमें तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना, यही आंसर है। आप देखेंगे पाई चार्ट का क्वेश्चन बहुत आसान पूछा भी गया है आपसे। अब आगे चलते हैं ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बताइए क्या आंसर था इसका, क्या आंसर होगा। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए नंबर
एंड 20 इज 50, व्हाट इज द नंबर। देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी और आपको इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, अंडर रूट ए बी। यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, दिस इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो इसने कहा कि एक नंबर x है, दूसरा 20 है, इनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो है कितना, 50। तो मुझे बताना है कि दूसरा नंबर क्या रहा होगा। तो दूसरा नंबर देखो सुनो, मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, x इंटू ये मतलब 20 और इनका मीन प्रोपोर्शन 50 है। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पर 2500 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो x की वैल्यू 125 कट हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। उम्मीद करता हूँ ये भी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, सिंपल होता है, मुश्किल नहीं होता, बस कैलकुलेटिव होता है। पहले दूसरे तीसरे वर्ष में एक शहर की जनसंख्या क्रम से 5%, 2% एंड 6% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष में अंत में जनसंख्या इतनी हो गई, तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत है। आप सिंपल, एक तो तरीका ये था कि चलो ठीक है, पहले x अगर पॉपुलेशन रही होगी तो पहले 5% बढ़ी तो 105% हो गई, इसके ऊपर 2% बढ़ी तो 102% हो गई, और फिर इसके ऊपर 6% बढ़ी तो 106% हो गई। जितनी बढ़ती है उसे 100 में ऐड करते चले जाते हैं, और इसके बाद ये 56,763 हो गई। ठीक है, और यहाँ से आपको सिंपल कैलकुलेशन करके किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अगर मैं 5 से कट करूंगा तो 21, 5 से कट करूंगा तो 20। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं 2 से कट करूंगा तो कितना आएगा, 51, 2 से कट करेंगे तो 50। यहाँ पर अगर बात किया करें तो 3 से 2 से 53, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50। ठीक है जी, तो ये है, तो x की जो वैल्यू है कुल मिला के 56763 इंटू 50 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 अपॉन 50 नहीं 20, मतलब पहले मैं इसे ले जा रहा हूँ उधर, 20 अपॉन 21, फिर कितना आ जाएगा 50 अपॉन 51, और फिर 50 अपॉन 53। तो देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान से सुनना, तो कितना आएगा 2500, और अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो कितना आएगा 50,000। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है यार इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो ये इजी बनाएगा कहीं ना कहीं जाके। और फिर मैंने देखा कि यार ऐसा है कि यहाँ पे लास्ट में 3 है, और अगर इसका यूनिट डिजिट देखेंगे 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3, तो कहीं ना कहीं ये पूरा पूरा कट मारेगा ही मारेगा, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ठीक है, बस ये कि थोड़ा सा पेपर में बैठ के समझना होता है कि कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर मैं इसकी बात करूं, लेकिन इतना इजी आता भी है। तो कभी कभी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है, तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो सब मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% फॉर द 2 ईयर। ओके, और कितना है 4200। इसने ये कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, टाइम आपका 2 ईयर्स है। ठीक है, और फिर इसने ये कहा कि जो प्रिंसिपल है आपका, ओ सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया है 4200। ठीक है, और आपसे पूछा है यहाँ पर एक और डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 16,000 मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा है इसने, ध्यान से देखेंगे कि भैया प्रिंसिपल क्या होगा। कोई बात नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत आसान सी कहानी हमें पता है कि अगर 10% 2 ईयर्स के लिए है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होता है। अगर बात सिंपल इंटरेस्ट की होती तो सिंपल इंटरेस्ट 10 + 10 20% होता, लेकिन यहाँ पर बात कंपाउंड इंटरेस्ट की चली हुई है। 21% की वैल्यू 4200 है। ठीक है, 1% की वैल्यू अगर ये कट जाएगा तो 200 आ जाएगा, 1% की वैल्यू 200 आ गई, लेकिन प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। दोनों तरफ 2 जीरो चिपकानी है और कुछ नहीं करना है। दिस इज इक्वल टू 20,000। बहुत आसान सी कहानी है। ठीक है, अगर हमसे ऐसा ही पूछता तो हम लोग 20% की वैल्यू निकाल देते। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर बी ही दिया होगा आप लोगों ने भी, और बी ही है ना, बी दिया है, बी सॉल्व किया। सिंपल इंटरेस्ट का एक सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, देखते कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। व्हाइल सेलिंग एन आइटम ए बिजनेसमैन अलाउज ए 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड इनकर्स ए लॉस ऑफ 30%।
इफ द आइटम इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस, प्रॉफिट क्या होगा? देखो मुझे दो चीजें बतानी है, ध्यान से सुनना। पहली बात, देखो कुछ इसका मार्क प्राइस रहा होगा, ठीक है। अब मार्क प्राइस पे भी इसने क्या किया कि 40% का डिस्काउंट दे दिया। मार्क प्राइस पे इसने क्या किया, 40% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। ध्यान से समझना चीज को। और इसके बाद इसने क्या किया यहाँ पे कि जो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि लॉस तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे इसे किसका 30% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो एक बात बताओ, अगर मैं सेलिंग प्राइस इसके नजरिए से लेके चलूं, सेलिंग प्राइस इसके नजरिए से लेके चलूं, तो द सेलिंग प्राइस इज 60% ऑफ मार्क प्राइस। द सेलिंग प्राइस इज 60% ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि 40% का डिस्काउंट दिया था, तो ये सेलिंग प्राइस है। अगर मैं सेलिंग प्राइस इसके हिसाब से लेके चलूं, द सेलिंग प्राइस इज 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। द सेलिंग प्राइस इज 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 30% का क्या हुआ है यहाँ पर लॉस हुआ है। दोनों ही सेलिंग प्राइस है तो दोनों इक्वल होंगे, कट हो गया 0 से 0, तो 7 इधर चला जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, तो MP रेशियो CP कितना हो जाएगा, 7:6। तो अगर मार्क प्राइस पे ही बेचता तो 6 रुपए का सामान 7 में इसका बिक जाता, प्रॉफिट परसेंट आपका कितना आ जाता, 1/6। एक का प्रॉफिट होता, 6 की चीज 7 में बेच रहा है, एक का प्रॉफिट होता इंटू किस पे, 6 पे इंटू 100, तो यहाँ पर आएगा 62/3%। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है, ये आप लोग जानते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द स्मॉलेस्ट? रेशियो मतलब एक तरीके से फ्रैक्शन की बात कर रहा है। 3/4, 1/2, 2/5 एंड 1/3। ये तो इतना आसान है कि इसमें तो कोई ट्रिक व्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है। इसे सबको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे इंटू 100 करके, और आपका आंसर 1 सेकेंड के अंदर आ जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना होता है तो इंटू 100 कर देते हैं। ये आ जाएगा 75% पहले वाला, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 50%, वेरी गुड। ये आ जाएगा 40%, आप सॉल्व करके देख लो। और ये आ जाएगा 33 1/3%। सबसे छोटा 33 1/3% ही है, मतलब 1:3, यही आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की, ठीक है। इसका डायग्राम पहले ही है, मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि फिर ये सीधी सीधी लाइन नहीं यहाँ पर खींचती है मेरे से ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्कल विद सेंटर O, PA एंड PB आर टेंजेंट एट A एंड B। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक P पॉइंट होगा बाहर, क्योंकि बाहरी पॉइंट से ही टेंजेंट डाली जाती है सर्कल पे, तो डाल दी गई यहाँ पे A और B पर, ठीक है। इसके बाद रेस्पेक्टिवली फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, देखो लिखा भी गया है एक्सटर्नल पॉइंट P से डाली गई है। इफ APB 42 डिग्री, APB ये आपको 42 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ बड़ा बड़ा करके। देन व्हाट इज द मेजरमेंट या मेजर ऑफ एंगल AOB? एंगल AOB मतलब ये जानना चाहता है। देखो दोस्तों, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल PAOB में देखो, ये क्वाड्रिलेटरल PAOB पूरा है। अगर आप टेंजेंट पे देखो, अगर सर्कल की रेडियस को टेंजेंट से मिलाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री पर काटती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री पर, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। और अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो टोटल सम ऑफ एंगल होता है 360। बात समझ में आती है? अब 90 90 180 और 42 की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 222। 222, तो यहाँ पर मेरा जो समय ऑलरेडी 222 आ चुका है, 222 डिग्री। टोटल होना 360 है, तो 360 में से मेरा 222 अगर माइनस हो जाता है तो कितना रह जाएगा आंसर, 138। तो बस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और किसी पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट डाली जाती है और रेडियस को टेंजेंट से अगर मिला देते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री पर मिलती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ना, मेंसुरेशन। लेकिन मेंसुरेशन के क्वेश्चन काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं, बस यूनिट का खेल है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 मीटर। देखो, और आंसर आपको मीटर स्क्वायर में दिए गए हैं, तो मतलब आपको सारी चीज़ें जो है वो मीटर में चेंज करनी पड़ेगी। और हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो जानते हैं। लंबाई 90 सेंटीमीटर दी गई है, अगर इसे अपॉन 100 करेंगे तो 0.9 मीटर आएगा, ठीक है। अगर ब्रेथ की बात करें तो 50 सेंटीमीटर दी गई है, अगर अपॉन 100 करेंगे तो
कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और जो हाइट है, हाइट की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो 4 मीटर दिया गया ऑलरेडी, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 LB प्लस BH प्लस LH, यही होता है 2। अब देखो LB मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.545 प्लस BH इन दोनों का 2 हो जाएगा, 0.5 इंटू 420, लेकिन 2.0 आएगा तो 2 ही हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस LH मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई जो कि कितनी हो जाएगी 3.6। ठीक है जी, अगर इन्हें जोड़ दिया जाए 2 इंटू, अगर मैं इन्हें जोड़ू कितना हो जाएगा 6.05, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.1 मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन का हल्का सा गेम है जो कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज होंगे? द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ टू साइड 17 एंड 19। देखो अगर 17 और 19 नहीं सॉरी 9 है, और पेरीमीटर होता है सम ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, तो 17 और 9 कितना हो गया यहाँ पर 26 हो गया, तो टोटल 36 है, 26 माइनस हुआ तो जो तीसरी साइड है वो 10 की रही होगी। अब दूसरी बात ये आती है कि ना तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ना इक्विलेटरल है, ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर कैसे निकलेगा इसका एरिया? इसका एरिया निकलेगा सिंपल हीरोन्स फॉर्मूला से, और कोई तरीका नहीं है। और आप जानते हो कि ये हीरोन्स फॉर्मूला का, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने का फॉर्मूला है ये हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। और एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है जो कि 36/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल पेरीमीटर 36 है, दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं, 18। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा तो एस की जगह तो 18 आएगा, फिर 18 माइनस 17 तो कितना आ जाएगा 1, 18 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 9, और 18 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कभी भी ये मत करना कि आप इसे प्रॉपर सॉल्व करने लग जाएं, वरना तो बहुत टाइम आपका निकल जाएगा। 18 इंटू 8 करेंगे तो 144 होगा, और 144 का अंडर रूट 12 होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो आप इसे अलग अलग लिख लो, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर अंडर रूट निकालोगे, वो थोड़ा मुश्किल है, आप सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सी ऑप्शन सही आंसर हो गया, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। अच्छा एक बात और यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मान लीजिए, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो एक सर्कल के अंदर होता है, इसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये सी है और ये डी है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया ये भी कुछ कुछ हीरोन्स फॉर्मूला की तरह ही होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होती है बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, डन। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, कोई इसमें है नहीं, और बहुत आसान सा, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है सिंपल सी बात है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लिए बहुत ईजी हो गए होंगे, ठीक है, आप फटाफट सॉल्व कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक से टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 96 इंटू 12, दिस इज इक्वल्स टू, यस वेरी गुड, यही आंसर है, मीटर क्यूब। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ डी ऑप्शन, वेरी गुड, यही है। नेक्स्ट, इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आता है, कभी इजी आ जाता है तो कभी टफ आ जाता है, लेकिन आता जरूर है। अब देखो दोस्तों, कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर मैं a बराबर 0.14 एज्यूम कर लेता हूँ और b बराबर 5.14 एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये क्या है यहाँ पर a इंटू ए जो कि a स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या है b इंटू बी जो कि b स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या है -2a इंटू बी तो -2ab हो जाएगा।
अगर ये फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a आपका कितना है 5.14 माइनस 0.1, b ये है और इसका होल स्क्वायर था, तो इसमें से माइनस करेंगे 4 और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया आंसर। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दिए और इन्हें सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी पेपर है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, मैंने बताया धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम लोग अपना। तो इसे कुछ नहीं करना, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देख लो। इसका मतलब x की जगह 6 और y की जगह 2। अगर x की जगह 6 पुट करेंगे और y की जगह 2, तो 6 माइनस 4 2 आ रहा है, यस। x की जगह 6 पुट करेंगे 6 3 18, y की जगह 2 पुट करेंगे ये 20 आ रहा है, यस। पहला ही ऑप्शन है और कुछ तो करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, गुड। व्हाट शुड बी एडिड टू दिस टू ऑब्टेन दिस प्लस दिस। देखो एक बार बताओ, 7 में क्या जोड़े जिससे कि 9 प्राप्त हो जाए? तो आप सीधा कहेंगे सर 9 में से 7 माइनस कर दो, जो मिलेगा वही जोड़ना है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। देखो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस वाली टाइप है, ये तो बहुत आसान है। तो इसका मतलब आपको, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो और आसान रहेगा, करनी ही पड़ेगी। 8x माइनस 12y प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई 5x प्लस 20y में से माइनस करनी है ये कॉन्सेप्ट 10x माइनस 5y। ठीक है, अब देखो 8 और 5 13, 13 में से 10 गया तो 3x, तो 3x तो आएगा ही आएगा, ये तो आंसर नहीं है। माइनस 12y 20 और 5 तो 70, तो 3y बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर? 13 बच रहा है, कितना बच रहा है देखो, ये आपका हो जाएगा 12 एंड 5, तो कितना हो गया 17। ये 5 प्लस का है कि माइनस का? ओह, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का आएगा, जब माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये जो माइनस है अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 17 एंड हाँ 25 में से फिर 12 चला जाएगा तो 13 बचेगा। वेरी गुड, प्लस का 13y, ये है कैलकुलेशन टोटल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का ये। तो बताओ कौन सा इसमें से सही है, थोड़ा सोच के बताओ। देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा 12x स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर तो माइनस का 9xy, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 16xy, माइनस का 9xy प्लस का 16xy, तो ये 7xy बचेगा प्लस का, मतलब अभी तक तो ठीक है। और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 4y माइनस 3y, तो 12y स्क्वायर, यही सही है बिल्कुल, एकदम एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।